गुड मॉर्निंग। आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है इस तीसरे दिन की कार्यशाला में। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में, मैं मेहमान तो नहीं कहूँगा, छोटे भाइयों के रूप में उपस्थित हैं श्रीमान मुकेश डागर जी और श्रीमान दिनेश यादव जी। और मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में नए बच्चों के लिए ये नाम किसी पहचान के मोहताज हैं। और ये दोनों ही अपने सब्जेक्ट के बहुत ही काबिल और बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही मेहनती छात्र रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक ग्रामीण प्रतिभा का एक संघर्ष को सफल और फलीभूत होते हुए देखना, ये मैं अपना अनुभव इनके साथ आपको बता सकता हूँ। क्योंकि जब मैं विभाग में था और उस समय ये लोग शायद पीएचडी या उस समय पढ़ रहे थे, और उसके बाद उस तैयारी का क्रम, वो संघर्ष और इनकी प्रतिभा, इनकी रिजल्ट्स, इन सब से मैं बहुत नज़दीकी से जो है वो रूबरू रहा हूँ। और इस पूरे 5 दिन की कार्यशाला में हमने प्रयास ये किया है कि आपको हर तरीके से जो हमें लगता है कि राजस्थान के बेस्ट रिसोर्स पर्सन्स आपके लिए हो सकते हैं, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। हमने ये कोशिश की है कि आरपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या फ्रीक्वेंट आरपीएससी के जो विजिटर्स हैं, उनको भी आपके सामने लाया जाए। दूसरा बिल्कुल विपरीत पक्ष हमारा ये रहा कि उन प्रतिभागियों को भी लाया जाए जिन्होंने आरपीएससी के इंटरव्यू को बखूबी फेस किया है, और ना केवल फेस किया हो बल्कि उसमें अच्छी रैंक के साथ रिजल्ट भी प्राप्त किया हो। उसका दूसरा छोर आज आपके सामने है। ये दोनों ही प्रतिभागी श्रीमान मुकेश डागर आरपीएससी रैंक 1 जो पिछली आपके कॉलेज लेक्चर की भर्ती थी उसमें, और दिनेश जी, ये दोनों सिलेक्टेड हैं। और एक और प्रतिभागी, एक और हमारे वक्ता आएंगे, अंजू, जो भी आरपीएससी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और दिनेश जी अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे साथ फिजिक्स भौतिक विज्ञान विभाग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो मैं आप दोनों का तहे दिल से छोटे भाइयों के रूप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पूरे स्पेन एजुकेशन परिवार की तरफ से, इन पूरे प्रतिभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दिनेश जी, मैं आदरणीय दिनेश जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर और प्रतिभागियों के साथ अपना संवाद स्थापित करें। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो परिचर्चा है, ये ज़्यादा सफल और फलीभूत तभी होगी जब आप इसे दोनों तरफ से जीवित बनाए रखेंगे। दोनों तरफ से मतलब कि क्योंकि ये जो इनका अनुभव है, अनुभव तभी ज़्यादा सार्थक और फलीभूत होता है और अगले तक तभी पहुँच पाता है जब तक उसे सवालों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से और सजीव बना दिया जाए। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, मेरा निवेदन रहेगा कि आप लगातार इस कार्यक्रम को संजीदगी के साथ सुनते हुए अपने जो भी सवाल हों बेधड़क बेहिचक आप इनसे पूछ सकते हैं। और इससे आपको ना केवल ये फायदा मिलेगा बल्कि आपके मन में यदि कोई संशय, कोई झिझक, कोई सवाल और किसी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो आप व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। और इस मंच का, इस समय का पूरी तरीके से फायदा उठाइए। और हम चाहेंगे कि आपका जो भी स्टे हमारे साथ रहा है वो बहुत सफल और बहुत ही आपके लिए आनंददायक और यादगार रहे। दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं वंदना मैम, नरेंद्र सर और टीम स्पेन एजुकेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन 22 प्रोफेसर से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और इन 22 प्रोफेसर्स के बिहाफ में भी सर और मैम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से ये अपने इंटरव्यू के लिए जो भी क्यूरीज है वो
आपसे या जो एक्सपर्ट्स आए उनसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने आरपीएससी का इंटरव्यू दिया था, पहला मेरा इंटरव्यू था, ऐसे ही मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का भी ये पहला इंटरव्यू होगा, तो कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इवन ड्रेस कोड का भी पता नहीं। उस टाइम भी मैंने सर से हेल्प ली थी, सर ने काफ़ी हेल्प की थी और ड्रेस कोड का या जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बातचीत की थी। तो इन स्टूडेंट्स के लिए आपने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैम, जिससे निश्चित ही ये लाभ उठाएंगे और जो इनका इंटरव्यू एग्जामिनेशन है उसमें पास होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी माइंड में रहते होंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसा इंटरव्यू होगा, या ये भी होता होगा आपके माइंड में कि पता नहीं फेयर इंटरव्यू होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है लास्ट पीएससी में जो इंटरव्यू हुए थे कॉलेज लेक्चरर के, तो ऐसा कोई कैंडिडेट था नहीं जिसका इंटरव्यू फेयर नहीं हुआ हो, या जिसका कोई अप्रोच का या पैसे का या और कोई ऐसा हो। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल के आपको पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करना है। रही बात इंटरव्यू में क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स आपसे पूछते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, तो उसकी भी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। आपको बिंदास होकर अपना जो 5-7 मिनट 10 मिनट का इंटरव्यू है वो देना, क्योंकि आपका जो रिटन नॉलेज है वो तो रिटन एग्जाम से आपका चेक कर चुके हैं। वहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो एटीट्यूड है, या आपका जो टीचिंग का स्किल है, आपका अपनी बात रखने का जो तरीका है, आप जो भी बात अपनी रखते हो वो किस तरीके से रखते हो, कितने इफेक्टिवली उसको एक्सप्लेन करते हो, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती। तो यदि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उनसे मना कर दीजिए, पोलाइटली मना कर दीजिए कि ये क्वेश्चन अभी पढ़ा हुआ नहीं या टच में नहीं है। और यदि मान लो कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए रिपीट करने के लिए। और ये जो 10 मिनट मिल रहे हैं इनको आपको पूरा एंजॉय करना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको कभी कि आप इंटरव्यू दे के जा रहे हो या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं आपके साथ वाले क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो चीज़ें सारी दिमाग से बाहर निकाल देंगे। ऐसी बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपके माइंड में फालतू की बातें आती है तो आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आप कर सकते हो। आरपीएससी का जो इंटरव्यू देने जाओ उसमें आपकी इंटरव्यू की जो डेट आती है उससे 2 दिन 3 दिन पहले शेविंग कटिंग का ये करवा के एक फॉर्मल जो ड्रेस होती है, वो फॉर्मल ड्रेस में ऐसा भी नहीं हो कि जो अंकल टाइप से काफ़ी लूज जो फिटिंग वाली होती है वो पहन के चले जाओ, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि जो आजकल एंकल लेंथ चल रहा है तो उस टाइप से भी नहीं पहना। बिल्कुल फॉर्मल जो ऑफिशियल ड्रेस होती है, लेदर शूज़ है, यदि पुराने शूज़ है तो उनको पॉलिश कर लेना। और इंटरव्यू देने जाओगे उसमें सबसे पहले आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बैच डिवाइडेशन होगा। बैच डिवाइडेशन के बाद में आपको इंटरव्यू रूम की तरफ ले जाया जाएगा। इंटरव्यू रूम में 3 लोग रहेंगे, एक आरपीएससी का मेंबर रहेगा और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो आपको एंट्री करते ही सबको विश करना है। विश करने के बाद में सीट ऑफर करते हैं तो उनको थैंक्स बोल के सीट लेनी है अपनी। और जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि सबको पता रहता है आप एक्साइटेड स्टेट में रहोगे, इंटरव्यू की टेंशन रहेगी, तो मेंबर आपको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपका नाम, एड्रेस, स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज, मास्टर्स डिग्री कहाँ से की है, उसके बाद में प्रेजेंट में कहाँ हो, किस पोजीशन पे हो, क्या कर रहे हो, तो वो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताना है। आरपीएससी जो मेंबर है वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता है, उनको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, लेकिन मेंबर अपने आप को पूरे इंटरव्यू में डोमिनेंट रखना चाहता है। हमेशा आपको ये शो करेंगे कि इनको आता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मेंबर ही सब कुछ है। तो वो इंटरव्यू की शुरुआत है, आपका जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपकी लोकेलिटी, आपने जो एड्रेस बताया है उसके आसपास में क्या फेमस है, कोई हिस्टोरिकल पैलेस हो या कोई घूमने लायक जगह हो या कोई फेमस और कोई हो तो उसके बारे में वो बात करेंगे। तो अपने आसपास में जो भी चीज़ें हैं हिस्टोरिकल या फिर घूमने फिरने की, या आपकी तरफ खेती बाड़ी में क्या ज़्यादा होता है, कोई नदी है कोई और है, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप उनको पता नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप वो जाएंगे भी नहीं, केवल बेसिक्स कि हाँ ये चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहे।
उसके बाद में यदि आप कोई जॉब में हो, करंट जॉब में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद आरपीएससी जो मेंबर है वो आपको डेली लाइफ से जो जुड़े हुए फिजिक्स के क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। डेली लाइफ के बहुत ज़्यादा डीप तो होंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक्स होंगे। जैसे अपने घरों में जो लाइट आती है, इसकी वोल्टेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एसी डीसी में डिफरेंस क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। लास्ट ईयर हमारे किसी साथी से ये भी पूछा गया था कि कोई बंद रूम हो, उसमें यदि फ्रीज का जो ढक्कन है उसको खोलना छोड़ दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो पढ़ी हुई है, +2 तक पढ़ी हुई है, वहीं से मेंबर के क्वेश्चन होते हैं। मेंबर के क्वेश्चंस के बाद में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स में 2 तरीके से स्टार्ट किया जाता है। हमारे कुछ साथियों को चॉइस दी गई थी कि आप कौन सा पेपर पढ़ के आए हो, आप कौन सा पेपर इंटरव्यू के लिए तैयार करके आए हो, कोई स्पेसिफिक पेपर आपने तैयार किया हो, तो उसके बारे में पूछते हैं। और हो सकता है कि आपको चॉइस नहीं दी जाए, रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाए। जनरली जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें याद है उनमें से ही पूछने वाले हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू आता तो मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन था न्यूटन के जो गति के नियम है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था इनिशियल नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का, तीसरा क्वेश्चन था पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, चौथा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन लिखवाई थी, मैथमेटिकल इक्वेशन, और उसमें अलग अलग जो टर्म्स है उनका क्या मीनिंग। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा आपका टीचिंग प्रेजेंटेशन का। टीचिंग प्रेजेंटेशन में आपको 3 से 4 मिनट में कोई टॉपिक बोर्ड पे पढ़ाना है, वहाँ व्हाइट बोर्ड मार्कर रहेंगे, उससे आपको 3 से 4 मिनट में जो आपका टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉमन टॉपिक तैयार करके चले जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, मैक्सिमम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करके गए। तो शुरू में जिन लोगों का हुआ उन्होंने तो बता दिया, उसके बाद में जैसे ही 2-4 लोगों का हुआ उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा कुछ पढ़ाओ। अब जिन लोगों ने 3-4 टॉपिक तैयार किए थे वो तो स्टार्ट कर दिया, और जिन्होंने तैयार ही नहीं किया था, एक ही तैयार करके गए थे, वो उनके लिए 3 मिनट भी बहुत मुश्किल हो गए। 3 मिनट निकालना भी मुश्किल था कि क्या पढ़ा है। तो आप लोग 3-4 टॉपिक तैयार करके जाना है। 3-4 टॉपिक तैयार करो जिनमें एक पीजी लेवल का भी हो और बाकी यूजी लेवल के। जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है और एक्सपर्ट्स के लिए भी आसान रहेगा। और टॉपिक ऐसा चूज करना है, उस टॉपिक के आसपास में आपका पूरा इंटरव्यू चलने वाला है। तो टॉपिक जो चूज करो उसका बाकी जो फिजिक्स है उसके बारे में आइडिया है वो भी आपको रखना है, उसका थोड़ा सा नॉलेज रहे। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया वहाँ पे एसटीआर और एसटीआर के पोस्टुलेट्स ही पूछे और वो नहीं बता पा रहे हो। तो ये सेशन इस तरीके से स्टार्ट करके और पूरा सेशन ये रहेगा। अब आप लोगों को जो तैयारी करनी है इसमें सबसे पहले तो लोकेलिटी के बारे में, स्कूलिंग, कॉलेज, इनके आसपास के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो सब्जेक्ट में आप बीएससी के जो बुक्स है वो तो पढ़ ही रहे हो, इसके साथ में आपने बीएससी में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और एमएससी में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पूछते हैं आपने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए। हो सकता है कोई यहीं के अपने टीचर चले गए, उसी डिपार्टमेंट के चले गए जिससे आप हो, तो वो उनके बारे में कुछ पूछने लग जाए, लैब के बारे में पूछने लग जाए। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको यूजी पीजी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनका भी आइडिया रखना है। इसके अलावा जो बीएससी के पार्ट है उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, या रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, या जो स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट से रिलेटेड रहते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो कैलकुलेशन वाले में आपको ध्यान रखना है, जो ये टीचिंग का जो आप टॉपिक तैयार करो, जो प्रेजेंटेशन का तैयार करो टॉपिक, उसमें ऐसा टॉपिक तैयार करना जिसमें कुछ कंसेप्ट भी हो
कोई फॉर्मूला या डायग्राम भी हो ताकि आप बोर्ड पे कुछ लिख भी सको। ऐसा नहीं कि बोर्ड का आपने यूज ही नहीं लिया और पूरे टाइम थ्योरी उनको बता रहे हो। तो कंसेप्ट भी हो, उसमें कुछ थ्योरी या डायग्राम भी हो। और पढ़ाते टाइम ऐसा नहीं कि पूरा लिख रहे हो बोर्ड पे, पूरा 3-4 मिनट है बोर्ड से बाहर गई नहीं, पूरा लिखने में पूरा बोर्ड भर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। वो जो 3-4 मिनट है उनमें आपका इंटरेक्शन उनको, मेंबर्स को या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को एज ए स्टूडेंट मान के आपका इंटरेक्शन उन्हीं से होना चाहिए, उन्हीं की तरफ आपको देखना है। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये चीजें रहेगी। इसके अलावा जो हमारे साथियों से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने 2-3 दिन में जो सेलेक्ट हुए थे उन साथियों से बात की थी और उनसे कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो उन लोगों को पूछे गए थे, जो टॉपिक्स थे जिन पे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज़्यादातर उन पे पूछे भी जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन में मेरा स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूटन के जो गति के नियम है। मोस्टली आप लोगों को सबको पता भी है न्यूटन के जो गति के नियम है। ऐसा नहीं हो वहां की बिल्कुल सिंपल कुछ पूछ लिया और वो भी आप नहीं बता रहे हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। तो पहला न्यूटन का गति का नियम था। दूसरा इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब मेरे ही कोई साथी थे, उनसे ये भी पूछा गया था कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो इनिशियल फ्रेम है या नॉन इनिशियल फ्रेम। नॉन इनिशियल है क्योंकि इसका रोटेशन, तो इसलिए नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है वो बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपन इसको इनिशियल मान सकते हैं। तो ये हमारे साथी से ओम जी स्वामी, सेकंड रैंक थी, उनसे पूछा गया था कि जिस अर्थ पे अपन रह रहे हैं उस पे, मेरे जस्ट बाद में उनका इंटरव्यू था, तो उनसे ये पूछा गया था कि ये जो अर्थ है इस पे न्यूटन के नियम लागू होते हैं नहीं होते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ लागू होते हैं या नहीं होते। फिर उन्होंने बताया, उसके बाद में स्टार्ट किया क्या पृथ्वी इनिशियल फ्रेम है, तो आंसर था कि नहीं, नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा यदि इनिशियल नहीं है तो यहाँ पर जो न्यूटन के नियम है वो लागू कैसे हो रहे हैं, कैसे आप इनको डेली लाइफ में भी देखते हो बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आंसर यही था उनका कि जो एक्सीलरेशन है, रोटेशन का जो एक्सीलरेशन है वो बहुत कम होता है, तो अपन उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसलिए जो इफेक्ट है इसका एक्सीलरेशन का वो इतना ऑब्जर्व नहीं होता है। पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, ये मेरे से पूछा गया था। जो 2 पोस्टुलेट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, उनके बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये भी था कि कोई स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट है, वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से यदि मूव करता है तो उसकी शेप कैसी दिखाई देगी। यदि स्क्वायर है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उससे उसकी एक साइड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो छोटी हो जाएगी, इससे वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, ये जो एनर्जी टू मास कन्वर्जन है E = mc², आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है, ये क्या बताता है। पहला क्वेश्चन यही था, ये अपने कोई डिपार्टमेंट के साथी थे, उनसे पूछा गया था कि E = mc² है, ये क्या चीज को बताता है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। न्यूक्लियर रिएक्शन से, फ्यूजन फिशन रिएक्शन से। इसके बाद में उन्होंने उल्टा पूछा, क्या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। पेयर प्रोडक्शन में फोटोन होता है, वो एनर्जी है एक तरीके से, और वो मास में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो वहां भी एनर्जी थी जो मास में कन्वर्ट हुई। तो ये भी क्वेश्चन किसी से पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था, जो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होती है, क्या डिफरेंस है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में। क्या कंजर्व कौन सी क्वांटिटी, मोमेंटम और एनर्जी तो सभी कोलिजन्स की बात करें सभी में कंजर्व होती है। ऐसा कोई फिनोमिना है ही नहीं जिसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं होते हो। फिर इलास्टिक में क्या चीज अलग है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, और इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती है। ये जो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होती है उसका कोई एग्जांपल।
इनएलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, लेकिन परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन का कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, क्या होता है परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन में? होता क्या है? यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए? वो मिक्स हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा डीप जाएंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, अपने यहाँ के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे रामकेश, उससे पूछा गया था रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है? मोमेंटम कंजर्वेशन, और जो न्यूटन का थर्ड नियम है उसके ऊपर काम करता है। इसके बाद में क्वेश्चंस थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। इसमें जो इंटेंसिटी का क्या रोल होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो काफी लोगों से पूछा गया था, 3-4 लोगों से अलग अलग पूछा गया था कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका क्या रोल होता है, क्या चीज होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यदि फोटोन आप इंसिडेंट करवाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे ज्यादा एनर्जी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का काफी लोगों से पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में बताना है। कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से था। क्या होता है ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? क्या कोई दो बोसॉन्स जिनका स्पिन इक्वल हो वो एक ही स्टेट में नहीं आ सकते हैं? तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि दो पार्टिकल जिनका स्पिन इक्वल हो वो सेम स्टेट में नहीं हो सकते। फर्मियोन्स के लिए ये वैलिड था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोसॉन्स में तो कोई कंडीशंस होती ही नहीं है, बाउंडेशन होती नहीं है, एक स्टेट में कितने भी बोसॉन्स रह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी था कि यदि मान लो फर्मियोन्स में भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होता तो क्या होता? सारे के सारे फर्मियोन्स या सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट में मिनिमम एनर्जी की स्टेट में होते, और उस तरीके से मैटर या जो एक्साइटेड स्टेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। या ये कह सकते हैं कि जो नेचर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अपना जो जीवन है वो पॉसिबल ही नहीं था यदि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्या ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे लागू होती? केवल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे ही ये लागू होती है। स्पेशल है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे लागू होती है। तो क्या ऐसी कोई थ्योरी भी है जो सभी प्रकार के फ्रेम्स पे लागू होती हो? जीटीआर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन था कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इससे कैसे समझाओगे कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका आपने कैलकुलस पढ़ी होगी, उसमें से डेटा याद रखना है। जो इसके लिए यदि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को मानते हुए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो 20 to 25 MeV ऑर्डर की आती है, जबकि जो बीटा डीके से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी एनर्जी 3 से 5 से MeV की होती है, इसलिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऑपरेटर्स पढ़ते हो। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनका, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? किसी ने टॉपिक चूज किया था ऑपरेटर्स का, तो उससे ये पूछ लिया गया कि ऑपरेटर्स का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या चीज बताते हैं ये ऑपरेटर्स है, क्या चीज? ऑब्जर्वेबल है? नहीं, ऑपरेटर करते क्या है? किसी स्टेट पे ऑपरेटर ऑपरेट करवाए तो करते क्या है? ये उस स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो ये बोतल है, इसको मुझे इसकी स्टेट चेंज करनी है, स्टेशनरी है, इसको मूविंग बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेज ही होते हैं।
ऑपरेटर्स एक्सटर्नल फोर्सेज है जो किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जो स्टेट को चेंज नहीं करते, सेम स्टेट रह जाती है। फिर ऑपरेटर के बाद में क्वेश्चन बनता है आइगेन वैल्यू का। ये आइगेन वैल्यू क्या चीज होती है, फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है? आइगेन वैल्यू कैलकुलेट करते हो किसी फंक्शन पर, किसी क्वांटम स्टेट पे आप ऑपरेटर ऑपरेट करते हो। ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद में यदि स्टेट अनचेंज रहती है तो उसे आइगेन स्टेट कहते हैं, और उसके साथ में जो स्केलर क्वांटिटी आती है उसे हम आइगेन वैल्यू कहते हैं। तो क्या बताती है ये आइगेन वैल्यू? क्या मीनिंग है इस आइगेन वैल्यू का? कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट है या फिजिक्स में भी इसका कोई रोल है? एनर्जी लेवल्स को, वो तो एनर्जी की स्टेट है तो एनर्जी को बताएगी। मान लो एनर्जी की स्टेट नहीं है, मोमेंटम की स्टेट हुई, तो एक मेजरमेंट का पढ़ा होगा आपने क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स है उन आउटकम या मेजरमेंट। जैसे मान लो आप वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हो, वोल्टेज, वो मेजरमेंट है, आउटकम है वोल्टेज का। वैसे ही थ्योरेटिकली जो आइगेन वैल्यू होती है वो उस स्टेट का, जो ऑपरेटर आपने ऑपरेट किया है उस ऑपरेटर का आउटकम बताता है, उसका रिजल्ट बताता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे वोल्टमीटर से वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही थ्योरेटिकली हम स्टेट पर ऑपरेटर ऑपरेट करवा के आइगेन वैल्यू के रूप में उसका आउटकम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें एक थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी, ये जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स है वो हर्मिशियन ही होते हैं। क्या कारण है हर्मिशियन ही होते हैं? हर्मिशियन नहीं हो तो क्या होगा? मान लो हर्मिशियन नहीं हो, कोई ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है और वो क्वांटम मैकेनिकल होता तो क्या होता? फिजिक्स का ऑपरेटर होता तो क्या होता? हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या खास बात होती है? इनके आइगेन वैल्यू से कुछ है क्या? रियल होती है। और फिजिक्स के जो रिजल्ट है, आउटकम्स है, उनकी भी यही खास बात होती है, वो रियल होंगे, इमेजिनरी तो आ नहीं सकती। इमेजिनरी वोल्टेज नहीं आ सकती है, करंट नहीं आ सकती है, और जो भी आपने लैब में जो मेजर किया है वो चीजें इमेजिनरी नहीं हो सकती है। तो इस कारण से जो ऑपरेटर्स है वो हर्मिशियन ही होने चाहिए ताकि उनके जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो रियल हो। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज, ये भी काफी लोगों से पूछा गया था कि वेव फंक्शन है, कोई वेव फंक्शन, फिजिकल वेव फंक्शन होने के लिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप लोग बता सकते हो, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है इंटरव्यू के हिसाब से कि क्या होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। श्रोडिंगर इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है? ये आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए कि टाइम कोऑर्डिनेट्स में बात करें या स्पेस कोऑर्डिनेट्स की बात करें, क्योंकि स्पेस कोऑर्डिनेट्स में तो क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर होता है, और टाइम कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसके बाद में पेरिटी के बारे में पूछा जाता है। पेरिटी ऑपरेटर या पेरिटी क्या होती है? क्या होगी पेरिटी के बारे में बात करें? स्पेस इन्वर्जन, या ये कहें कि जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स है उनको 180 डिग्री से अपन रिफ्लेक्ट कर दे, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड बना दे, तो वही पेरिटी। स्पेस इन्वर्जन ही पेरिटी है। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है और इसका मान क्या होता है, क्या वैल्यू होती है जीरो पॉइंट एनर्जी? जीरो पॉइंट एनर्जी की क्या वैल्यू होती है? हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो ये तो सही नहीं आंसर। क्या इसकी वैल्यू सभी सिस्टम्स के लिए यही होती है? तो ये सिस्टम डिपेंडेंट होती है। किस पोटेंशियल के लिए आप बात कर रहे हो? 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कर रहे हो तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा सही है। यदि बॉक्स में चले गए, 2D 3D में चले गए, और किसी में चले गए, हाइड्रोजन एटम के लिए चले गए, तो हाइड्रोजन एटम इनके लिए चेंज हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी जीरो पॉइंट एनर्जी की? क्या होनी चाहिए? कोई सिस्टम की मिनिमम एनर्जी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू जीरो हो सकती है या जीरो क्यों नहीं होती? बिल्कुल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप कैलकुलेट करते हो। तो यदि आपने जीरो कर दिया तो उससे डेल ई डॉट डेल टी में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी।
इसके बाद में ये कई जगह पढ़ा होगा डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। क्या होती है डीजेनरेसी? डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? एक ही आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा स्टेट्स हो, या ये कहें कि एक से ज्यादा स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जिनका जो आउटकम है, मेजरमेंट है, वो किसी ऑपरेटर के लिए सेम ही आ रहा हो। तो एक से ज्यादा स्टेट्स जिनका आउटकम है वो सेम आ रहा हो, उन्हें हम डीजेनरेट स्टेट्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन ये भी काफी लोगों से पूछा गया है, ये क्वांटम मैकेनिकल टनल इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है ये टनल इफेक्ट? यदि पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से कम है तो भी वो उसको पार करके चला जाता है, उसको टनल इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टनल इफेक्ट को कैसे बताओगे, कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें टनल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? तो अल्फा डी के का भी सेम है, जो न्यूक्लियर पोटेंशियल का जो बैरियर होता है वो 20-25 MeV के ऑर्डर का होता है, जबकि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी तो मैक्सिमम 10 MeV मान, इससे ज्यादा नहीं होती है, फिर भी वो उस बैरियर को पार करके डीके होता है। तो ये टनल इफेक्ट का क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, डिस्क्रीट जो एनर्जी लेवल्स के बारे में, और एक स्टर्न-गर्लैक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ के जाना है। स्टर्न-गर्लैक एक्सपेरिमेंट क्या चीज बताता है, किसकी जानकारी देता है? स्पिन। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। एक किसी साथी से ये पूछा गया था कि क्या किसी लेवल में दो से ज्यादा फर्मियंस रह सकते हैं? किसी एक ही एनर्जी लेवल में दो से ज्यादा फर्मियंस रह सकते हैं? सेम स्पिन की बात कर ले तो उसमें रह सकते हैं क्या? किसी एनर्जी लेवल में मैक्सिमम कितने फर्मियंस रहते हैं? मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं। क्या सभी फर्मियंस के लिए 2 ही होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक अप और एक डाउन। हाँ, तो 3/2 स्पिन वाले कितने रह सकते हैं? 2s+1। 2s+1 फर्मियंस एक लेवल में रह सकते हैं। उनका भी आंसर यही था कि नहीं, 2 ही रह सकते हैं। हालांकि उनका सिलेक्शन हुआ नहीं था, उनके क्वेश्चन से थोड़े ज्यादा ही अटपटे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन ही उनसे ऐसे ही पूछे गए थे। इसके बाद में जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में सबसे जो बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से जो पूछा गया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आपको पढ़ के जाना है, तैयार करना है। रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी का आप बता दोगे। उसके बाद में क्वेश्चन ये रहता है ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। या बीटा पार्टिकल के बारे में पूछे, बीटा प्लस बीटा माइनस, क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो बीटा डीके में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाता है? उसी टाइम पे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है। तो उस केस में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, और न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इमिट होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई लोगों से पूछा गया था कि जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन कैसे ऑब्जर्व होता है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग का भी पढ़ के जाना है। और किसी से ये पूछा कि मान लो ये मार्कर है, आपने ये मार्कर पेन देखा है, इसके बराबर यदि कोई न्यूक्लियस होता तो क्या उसको आप उठा सकते थे? डेंसिटी कितनी होती है न्यूक्लियस की? तो इसका मतलब कितना ज्यादा हो गया, आप कैलकुलेट करके देखना। इस इतना एरिया में तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, मास हो जाए। एक ये भी पूछा गया था कि मास और जो वेट है इनमें क्या डिफरेंस? जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है जी है, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो mg, ये तो बार होता है, वेट होता है, और मास जी से डिवाइड कर दिए थी वेट को। तो उस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, किसी का टॉपिक था न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक था, तो उनसे ये पूछा गया था कि ये जो यूरेनियम है इसको समृद्ध यूरेनियम बनाते हैं,
क्या जरूरत होती है? नेचुरल यूरेनियम क्यों काम में नहीं लिया जा सकता है? क्या कारण है? नेचुरल यूरेनियम में क्या 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 आइसोटोप्स होते हैं इसके यूरेनियम की? 34, 35 और 38, इसमें से मैक्सिमम तो 38 होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। और जो अपन काम में लेते हैं फ्यूल के तौर पे, उसमें कौन सा होता है? 235, वो 0.7 के आसपास में होता है, 0.714% ही होता है। तो उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उसको समृद्ध करना जरूरी होता है। तो नेचुरल यूरेनियम को अपन ऐसे डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते हैं। ये मॉडरेटर के लिए कौन सा मेटेरियल काम में लिया जाता है? कौन सा आप क्या चीज काम में लेते हो? बारीजल D2O। क्या कारण है इसका? सिंपल जो वाटर होता है H2O, ये क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ये न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एक तरीके से न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इसके अलावा और भी तो सारे हैं, और भी तो बहुत सारे अपने पास मटेरियल्स हैं, उनमें और कोई काम में ले लेते हैं। बारीजली क्यों ले रहे हैं? D2O क्यों ले रहे हैं? क्या कोई कोलिजन से इसका कंसेप्ट बता सकते हो? यदि जो कोलिजन करने वाले पार्टिकल्स है उनका यदि मास दोनों का बराबर होता है तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसलिए जो न्यूट्रॉन है उसके पास में जो द्रव्यमान वाले हैं उनमें H2O तो ले नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन लेते हैं, वो गैसियस स्टेट में होती है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगे, तो उनकी कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए D2O या फिर इसके पास में जो है, और भी कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या D2O के अलावा भी? मेलिमोर्स का, और इसके अलावा एक ग्रेफाइट भी काम में ले सकते हैं। तो ये इसका कोलिजन से जो कंसेप्ट है वो आपको बताना है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको डिटेक्टर्स के बारे में भी पूछा जाता है। जीएम ट्यूब का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जीएम ट्यूब की क्या कमी है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो चीज़ आपको पढ़ के जानी। क्वेश्चन ये भी रहता है कि जब जीएम ट्यूब से भी अपन रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं तो फिर सेंटिलेशन या और बाकी जो डिटेक्टर्स है उनकी क्या जरूरत होती है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है कि जीएम ट्यूब केवल रेडिएशन के बारे में जानकारी दे रहा है, बाकी उसकी एनर्जी पार्टिकल क्या उनके बारे में जानकारी इससे नहीं मिलती है। इसलिए तो ये डिटेक्टर्स का पार्ट भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन डीप नहीं रहेंगे, और क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपको वहाँ टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है आपको पहला ही क्वेश्चन किसी ने पूछा और वो नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि मेरा तो इंटरव्यू खराब हो गया, सिलेक्शन होना ही नहीं है। हमारे एक साथी थे जिनका सिलेक्शन आराम से हो जाता, लेकिन उनसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया कि एसी है वो कितने प्रकार की होती है। एसी जो जनरल अपने एसी इनकी बात कर रहे हैं, तो एसी का तो उन्होंने बता दिया, फिर कि एसी को इतनी हाइट पे क्यों लगाते हैं। तो उनको लगा कि मेरा तो इंटरव्यू तो खराब हो गया, फिर उन्होंने उल्टे सीधे जवाब देना स्टार्ट कर दिया, और वो वेटिंग में भी रहे। यदि मान लो एवरेज मार्क्स उनको मिल जाते तो उनका सिलेक्शन होता। इंटरव्यू में जनरली सिलेक्शन वालों को मार्क्स मिलते हैं 15 to 20, मोस्टली ये रेंज रहती है। एक दो लोग हो सकता है जिनको 22 मिले हों, बाकी 15 to 20 की रेंज में मार्क्स मिलते हैं। लास्ट ईयर टॉपर थे सर, सर को 18 मार्क्स मिले थे, 15 मार्क्स मिले थे सर को। मेरे 18 थे, अंजू के 20 थे, और हमारे जो भी साथ वाले थे मैक्सिमम लोगों के इसी रेंज में है। उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास है भी, यदि आप लोग चाहोगे तो मैं मैम को शेयर कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो उनके मार्क्स पेपर में कितने थे, इंटरव्यू में कितने थे, वो सारे उसमें रिकॉर्ड में है। और जनरली आपका इंटरव्यू यदि मान लो एक दो क्वेश्चन आप नहीं भी बता पाते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वहां पे ऐसा नहीं करना है कि 2 क्वेश्चन पूछे और 2 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर कोई भी जो भी मन में आ रहा है वो आंसर दे रहे हो। क्योंकि हमारे साथी के साथ ये हुआ है, उनको बाद में अफसोस हुआ कि मुझे पता होता तो मैं थोड़ा सा सही चुपचाप ही बैठ जाता, वहाँ आंसर नहीं भी देता तो कम से कम चुपचाप बैठ जाता। तो ये भी नहीं करना है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर वहाँ पे ऐसा लगने लग जाए कि इंटरव्यू खराब हो गया। मैंने पहले भी बताया, इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। नॉलेज के लिए तो ऑलरेडी उन्होंने 2-2 पेपर करवाए,
पेपर से आपका नॉलेज तो वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो एटीट्यूड है, या आपका जो इंटरेक्ट करने का तरीका है, वो चीज़ मायने रखेगा। नहीं आता है मना कर देना, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, और नहीं आ रहा है दोबारा फिर मना कर देना, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन एसी का, फैन का, ये तो यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो मेंबर पूछेगा एसी कितने प्रकार की होती है, एक तो विंडो होती है, एक ये होती है, इनके बारे में थोड़ा जनरल पूछ लेते हैं, क्योंकि रूम में वहाँ पे ये होते हैं, उनको लगता है कि साइंस का है तो ये तो पूरा जानता है, पूरी फिजिक्स की चीज़ें हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि ये पता होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो घरों में अपन कनेक्शन करते हैं, लाइट के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शन होते हैं, वो किस कॉम्बिनेशन में करते हैं। यदि मान लो सीरीज में कर दिया तो क्या होगा, यदि सीरीज में कर दिया, मान लो पहले नंबर पे जिसका रूम है, पहले नंबर पे जो रह रहा है उसने बंद कर दिया, तो सारे बिना लाइट के रहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया बैंड गैप से रिलेटेड। ये बैंड गैप क्या होता है, या मटेरियल्स को आप अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, बैंड गैप के बेसिस पे तो करते हैं इनको। तो ये बैंड गैप होता क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है। जनरली सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। फिर क्वेश्चन ये भी काफी लोगों से पूछा गया है कि सिलिकॉन है उसका बैंड गैप कितना होता है, 1 पॉइंट। एक रफली आप आइडिया लेके जाना, ऐसा नहीं कि जनरली इसमें मिस्टेक करते हैं। एक तो होती है जो डायोड होता है सिलिकॉन का, उसकी नी वोल्टेज, और एक होती है ये बैंड गैप। तो इनमें कंफ्यूज होते हैं कि जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए क्या लेना, तो 0.7 बोल देते हैं वहाँ। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इनका 2-3 सेमीकंडक्टर्स का तो आप बैंड गैप देख के जाना। ये काफी लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जाते ये कहते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम बैंड गैप के नाम से। तो वो कहते हैं कि नहीं, सिलिकॉन जर्मेनियम से अलग बताओ कुछ, या उसका बैंड गैप बताओ। तो 3-4 सेमीकंडक्टर्स आपको ध्यान रख के जाना है, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का हो तो वो उन चीज़ों में ज़्यादा जाएगा, या मटेरियल साइंस का है तो भी सेमीकंडक्टर्स में इनमें जा सकते हैं। इसके बाद में ये डायोड है, इनके बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायोड की फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, तो वो आप लोग बता दोगे। पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, क्या कोई 2 सेमीकंडक्टर के टुकड़े हैं उनको जोड़कर पीएन जंक्शन बनाई जा सकती है, क्या 2 सेमीकंडक्टर के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जा सकती है क्या पीएन जंक्शन। जैसे मान लो ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एक एन टाइप का, और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या पीएन जंक्शन बनाई जा सकती है, नहीं। 2 अलग अलग टुकड़ों को कितना भी आप अच्छे से जोड़ दो वो कंटिन्यूस नहीं हो पाएंगे। 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। एक ही टुकड़ा है, ये कोई आपने सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लिया, कोई भी सेमीकंडक्टर जिससे बनाना चाहो, इसके 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट में पी टाइप की डोपिंग कर दी और दूसरे पार्ट में एन टाइप की डोपिंग कर दी। तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन बनाया जाता है। पीएन जंक्शन में ये जो डिप्लेशन लेयर होती है, ये क्या रोल होता है इसका, कैसे बनती है, इसमें किस टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसमें तो पी और एन न्यूट्रल बन जाते हैं, तो इसलिए दोनों टाइप के नहीं पता कि न्यूट्रल ज्यादा अच्छा रहेगा। डिप्लेशन लेयर के बारे में छोटा मोटा पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्या डायोड को अपन एज ए स्विच काम में ले सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन डायोड से क्लिपिंग पे भी क्लिपर और ये जो क्लैंपिंग सर्किट्स आपने पढ़े हैं, यदि कोई ज्यादा डीप जाता है तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, यदि मान लो आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप मना कर देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाए और आप मना भी नहीं कर रहे हो और बता भी नहीं रहे हो। तो यदि मान लो कोई ऐसे टॉपिक पे चले गए जहां पर आपको आइडिया नहीं है, तो उनको पोलाइटली मना कर देना कि इस टॉपिक की मेरी तैयारी नहीं है, ये अभी करंट में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं बता सकते, ताकि वो दूसरे टॉपिक पे आए। नहीं तो आपका जो टाइम है 5-7 मिनट का टाइम मिलेगा वहां पे, वो इसी में चला जाएगा। जनरली 2-3
मिनट एक्सपर्ट्स को मिलती है, 3-4 मिनट आपको बोर्ड पे जो टीचिंग है उसके लिए मिलती है, और 1-2 मिनट है वो मेंबर पूछता है। तो 3-4 मिनट में चुपचाप ही बैठे रहे या कुछ भी नहीं बताए तो मेंबर को भी लगेगा कि इनको सब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो वहाँ थोड़ा नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव जाता है। वो नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, सारे पेपर एक साथ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़े हुए होंगे, करंट में कहीं और कुछ बिजी होंगे, तो यदि नहीं आए तो वो आप मना कर सकते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि ये जो जेनर डायोड होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन में कैसे काम में लेते हैं, जेनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है। सर्किट बनाने के लिए भी कह सकते हैं कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन का सर्किट बनाओ, तो बता सकते हो कैसे वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करता है जेनर डायोड। जैसे मान लो इस तरीके का सर्किट आप काम में लो, ये सोर्स ले लिया आपने, जनरली आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इसको जोड़ते किस तरीके से है, ऐसा नहीं हो कि वहां पता ही नहीं है। ये वोल्टेज रेगुलेशन कौन से एलिमेंट पे मिलेगा, आर पे या आरएल पे, आरएल पे। तो ये बताना है कि जिस एलिमेंट के पैरेलल, जिस एलिमेंट पे आपको वोल्टेज रेगुलेट करना है उसके पैरेलल में जेनर डायोड को जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन होता कैसे है, इस पे कितना वोल्टेज मिलेगा इस लोड पे, ये कैसे डिसाइड करें। जेनर वोल्टेज इसका, हर डायोड का जेनर वोल्टेज इसका दिया हुआ होगा। जैसे मान लो इसका जेनर वोल्टेज आपको दे दिया जाए 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट तक तो क्या होगा, 10 वोल्ट तक तो ये जेनर डायोड काम नहीं करेगा। एक तरीके से ये कह सकते हो कि ओपन सर्किटेड रहेगा, यहाँ पर इसमें से कुछ भी फ्लो नहीं होगा, कोई करंट नहीं जाएगी, इस तरीके से रहेगा ये। और जैसे ही लोड पर 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होना चाहेगा उस केस में ये जेनर डायोड करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से जेनर डायोड के पैरेलल में जो एलिमेंट है उस पर आपको रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगी। इसके बाद में एसी और डीसी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसी से पूछा गया था, 3-4 डायग्राम बना दिए गए थे इस तरीके के। जैसे ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 डायग्राम मैंने बनाई, इनमें से कौन सी एसी और कौन सी डीसी है। फर्स्ट एसी, सेकंड ये थर्ड वाली डीसी, फोर्थ वाली एसी और ये डीसी। जनरली कई बार ऐसा रहता है, आप लोगों को ये लगता है कि इसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो ये एसी होगी। एसी की क्या डेफिनेशन रहती है, फ्रीक्वेंसी होती है, या ये कहे कि उसकी पोलरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में जाती। तो यहाँ ये तो केवल इससे यदि आप देखते हो तो ये पॉजिटिव में है, केवल एक ही डायरेक्शन में है, फ्लक्चुएशन जरूर है। जैसे आपने पहले देखा हो तो डिम लाइट आती थी, कभी बल्ब तेज और कभी धीरे, तो उस तरीके से इसमें तो ये फ्लक्चुएशंस है। बाकी है ये कौन सी, डीसी। ये डीसी है, परफेक्ट डीसी है जिसमें फ्लक्चुएशंस भी नहीं है। ये भी डीसी है क्योंकि ये स्केल को, इस टाइम स्केल को, ये टाइम स्केल को काट रही है, पोलरिटी चेंज हो रही है, या ये कहें कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यदि ये डीसी है और ये भी डीसी है तो दोनों में से कौन सी काम में ली जाए। आपको यदि कोई उपकरण है आपके पास, उसमें लगाना है, दो में से कौन सा सोर्स काम में लोगे। यदि एक सोर्स इस तरीके का डीसी दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो क्या इस सेकंड वाले को थर्ड वाले में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, फिल्टर से। फिल्टर लगा के, फिल्टर सर्किट से आप इनको जो आपने पढ़ रखे होंगे एल, पाई और ये, तो उनमें आप इसको एसी डीसी को जो फिल्टर है उससे आप बता सकते हो कि इंडक्टेंस का तो क्या बिहेवियर रहेगा और कैपेसिटेंस या जो कैपेसिटर है वो इनके लिए क्या बिहेव करेगा। हाँ जी, अब फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो सेकंड बनेगी नहीं।
इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये नहीं बनेगी, ये मैथमेटिकल फंक्शन की तरह ऐड नहीं कर सकते कि इनको हमने ऐड कर दिया इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को तो ये ऐड होके ये आ गई, इस तरीके से ऐड नहीं करते। एसी की डेफिनेशन ये है कि उसमें साइकिल्स होने चाहिए, पोलरिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हर सेकंड में वो कितने बार पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है वो चीज बताती है। तो ये इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर है, इसमें रिपल्स है इसमें, उसको आप फिल्टर से रिमूव कर सकते हो। फिल्टर सर्किट जो लगा के, फिल्टर सर्किट में जनरली हम कैपेसिटर और इंडक्टेंस काम में लेते हैं, तो उनका भी आपको पता रहे कि कैपेसिटर का और इंडक्टेंस का एसी और डीसी के लिए क्या बिहेवियर रहता है। कि आपको पता होगा कैपेसिटर एसी के लिए क्या करता है और डीसी के लिए क्या करता है। कैपेसिटर क्यों करता है, क्या कारण है? इसकी इंपीडेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस की यदि इंपीडेंस की बात करें हम, इसकी इंपीडेंस क्या होती है कैपेसिटर की? 1/j⍵c, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। यदि मान लो डीसी है तो डीसी के लिए एफ क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 0, तो इससे ओमेगा भी 0 हो जाएगा, तो इसकी इंपीडेंस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि ये उसके लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, उसको आगे जाने ही नहीं देगा, इंपीडेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। और हाई फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है तो उसके लिए ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और उसको पास होने देता है, स्मूथली उसको आगे निकाल देता है। सेम ऐसे इंडक्टेंस का भी आपको बताना है। इसके लिए आप इसकी इंपीडेंस क्या होती है? तो इसके लिए यदि मान लो ओमेगा 0 हुआ तो इसकी इंपीडेंस 0 हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के ये उस सिग्नल को पास होने देगा। तो इसके कंसेप्ट पे आप फिल्टर्स का एक्सप्लेन कर सकते हो कि यदि इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, एल टाइप से जोड़ेंगे तो क्या होगा, या पाई टाइप से अपन इनको जोड़ते हैं तो क्या बनने वाले, तो वो आपको बताने। इसके बाद में ये जो रेक्टिफायर्स होते हैं, रेक्टिफायर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेक्टिफायर्स क्या काम करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, ये आपने पढ़े हैं। तो इनका भी थोड़ा, इनके वैल्यूज, इनके जो डेटाज है वो भी देख के जाना कि हाफ वेव में कितना % आपको आउटपुट मिलता है, फुल वेव में कितना मिलता है, रिपल फैक्टर कितना रहता है इनका, तो वो चीज़ भी आपको पढ़कर जानी है। ये जो रेक्टिफायर्स है इनके बाद में ब्रिज रेक्टिफायर का थोड़ा स्पेशली देख लेना। ब्रिज रेक्टिफायर जो 4 डायोड जोड़ के बनाते हैं वो भी कई लोगों से पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट है तो वो 100% रेक्टिफायर्स का क्वेश्चन पूछता है। कई लोग थे, एक दिन पूरा पैनल ही ऐसा था जिसमें पूरा इंटरव्यू इनके आसपास में घूम रहा था, रेक्टिफायर, डायोड, ट्रांजिस्टर या इनके एप्लीकेशंस, तो वो चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। इसके बाद में ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर क्या होता है? कैसी डिवाइस होती है ये? वोल्टेज कंट्रोल या करंट कंट्रोल? करंट कंट्रोल। इस ट्रांजिस्टर में तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसके जो 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं? इमीटर, बेस और कलेक्टर। इनकी डोपिंग का क्या ऑर्डर होता है? किसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, किसकी डोपिंग कम होती है, इस तरीके से। इमीटर का क्या फंक्शन होता है? इमीटर क्या काम करता है? चार्ज कैरियर्स इमिट करने का। तो इमिट कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा हो। तो इसकी जो डोपिंग है वो सबसे ज्यादा होती है। इनकी डोपिंग का ऑर्डर पूछते हैं और दूसरा इनका साइज भी पूछी जाती है, क्या तीनों बराबर होते हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से होते हैं या फिर किसी का साइज कम ज्यादा होता है? किसका होता है? सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका रहेगा इसमें? कलेक्टर का, क्योंकि जितनी ज्यादा साइज होगी, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना इजीली ये चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर पाएगा। इनकी डोपिंग और इनका जो साइज है उसका ऑर्डर भी पूछा जाता है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस में या इनके जो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर है वो भी आपको सर्किट्स पूछ सकते हैं कि इनका कॉमन बेस का या कॉमन कलेक्टर का, कॉमन इमीटर का सर्किट बनाना है।
इसकी जो 3 अलग अलग स्टेट्स होती है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि सेचुरेशन कब होगा, कट ऑफ में कब जाएगा। तो उस चीज़ के बारे में भी आपको कि कौन सी जंक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जंक्शन कितनी होती है इसमें ट्रांजिस्टर में? 2 जंक्शन होती है। जैसे मान लो ये इमीटर बेस और कलेक्टर बना दिया, तो एक तो ये बीई जंक्शन है और दूसरी ये सीबी जंक्शन है, तो 2 जंक्शन होती है इसमें। एफईटी और ये जो ट्रांजिस्टर है बीजेटी है, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा लॉजिकल गेट से भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल गेट्स में आपको पूछ लिया जाए एंड और नॉट नॉर, इनमें से कोई सा भी गेट का सर्किट बनाने के लिए उसकी वर्किंग बताने के लिए कि क्या आउटपुट इसमें मिलने वाला है। नॉट गेट का भी पूछा जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको इसमें देखनी है। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट है, मटेरियल साइंस है, उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन है, या जो इनकी स्ट्रक्चर्स है सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बनता है कि जो मटेरियल्स है उनमें मैग्नेटिज्म होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनका भी आपको देख के जाना है कि कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दिया तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है उसको गर्म कर दिया तो क्या होगा। तो मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई आप पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो। ये सर मैंने 10-12 लोगों से बात की है जिनसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे। इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में किसी न किसी से पूछे गए हैं। एक हमारे साथी थे, कोई यहाँ चोमू के आसपास के रहने वाले थे, उनसे ये भी पूछा गया था कि चोमू में जो बेर होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका नाम बता। RD सैनी सर थे, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने उसकी क्वालिटी, उसका नाम पूछ लिया कि किस क्वालिटी का होता है, वो क्या होता है, उसका जो साइंटिफिक नाम, एग्रीकल्चर का जो नाम होता है वो क्या होता है। तो ये भी थोड़ा सा अपने आसपास में क्या फेमस होता है जो बुक्स में नहीं हो लेकिन फेमस हो, वो भी देख के जाना है। और कोई आपके क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हो। कुछ एक्सपर्ट्स है वो आपको चॉइस देते हैं कि क्या पढ़कर आए हो, और कुछ एक्सपर्ट्स कोई चॉइस नहीं देते। तो आपको इसके लिए तैयार होके जाना है। एक पेपर स्पेशली थोड़ा तैयार करके जाना है, बाकी पेपर्स को भी पढ़ के जाना है। यदि चॉइस मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, चॉइस नहीं मिलती है तो ये नहीं कहो कि नहीं मैं तो यही पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आया हूँ, इससे अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो ऐसा नहीं हो कि एक पेपर ही पढ़ के गए और वो नहीं पूछा, किसी ने इससे हटके क्वेश्चन पूछ ली। और कोई क्वेश्चन? ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, शूज और शेविंग कटिंग कुछ है वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले करवा लेना, ताकि ऐसा नहीं लगे कि इंटरव्यू के लिए तैयार हो क्या है। आपको खुद को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंटरव्यू देने जा रहे तो कुछ अलग है, बिल्कुल नॉर्मल कंफर्ट फील करना है। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैंने जिन लोगों का रिजल्ट देखा था, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट देखा है, उसमें मिनिमम 9 मार्क्स है। 9 से स्टार्ट किए हुए हैं, बाकी मैक्सिमम में एक स्टूडेंट के 22 थे। नहीं, मिनिमम 6 तो मैंने देखा उनमें किसी के नहीं है। 100 से ज़्यादा लोगों का मैंने रिजल्ट देखा, उनका नहीं है, बाकी लोगों का होगा, हो सकता है। जैसे एक हमारे साथी थे जो जींस में देखे, जींस में और बिल्कुल टी-शर्ट में इंटरव्यू दे के आए, तो हो सकता है कि उन इस तरीके से कुछ जाए, बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं रखे, या वहाँ भी कुछ बताना नहीं है, केवल मजे लेने के हिसाब से जा रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जिनको खुद को पता है कि हम कट ऑफ से काफ़ी पीछे हैं, तो सिलेक्शन तो होना नहीं है, क्यों फालतू 500-700 रुपये ड्रेस के थे, तो वो ऐसे ही जो उठ के चले जाते हैं कि हाँ चलो जो है उसी में चले चल। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हो सकता है आप लोगों के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए होंगे, उनमें लिस्ट आती होगी कि इसके इतने मार्क्स है, उसके इतने मार्क्स है, या आप फ़ोन पे बात करते होंगे उसमें आते होंगे, बहुत सारे लोग अपने अलग अलग नंबर बताते होंगे, तो उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, वो केवल आपको डिमोटिवेट करने के लिए।
यदि व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट को हम माने तो मैं और डागर सर दोनों का सिलेक्शन नहीं था, जो कि फर्स्ट रैंक थी सर की, मेरी 9th रैंक थी। जो टॉपर थे हमारे उनका कहीं आसपास में भी नाम नहीं था, वेटिंग में भी नहीं था। तो उस लिस्ट से या इन मार्क्स से आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो तो बाद की बात में है, जब भी रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा आपके मार्क्स कितने हैं। मेरा लिस्ट में 17-18 नंबर पे नंबर आता था उसमें जो ग्रुप में बनाई हुई थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। किसी के हाईएस्ट मार्क्स सर के थे, इनसे ज़्यादा किसी के नहीं थे, और उस लिस्ट में तो काफ़ी लोगों के थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके बिना इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, यदि उन्होंने जो मार्क्स बताए थे वो सही होते तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी आपको किसी से डिस्कस ही नहीं करनी है कि कितने मार्क्स आए हैं किसी के, या आपके मार्क्स कम है ज़्यादा है, कोई बात नहीं। कम है तो भी बढ़ने वाले तो है नहीं, जो है वही है, उसी से आपको इंटरव्यू देना है। और कुछ आप लोग पूछना चाहो तो कोई भी क्वेश्चन हो। इंटरव्यू में आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा लगेगा ही नहीं। जो लोग डिपार्टमेंट में या यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, 3 लोग बैठेंगे केवल, एक मेंबर और 2 एक्सपर्ट, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इंटरव्यू पता नहीं कितना बड़ा इंटरव्यू, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब्जेक्ट एक पेपर तो आपको अपने हिसाब से तैयार करना ही करना है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। बाकी थोड़ा थोड़ा सरफेसली सभी को देखना है। मैथमेटिकल में भी क्वेश्चन पूछा था किसी से, ये फूरियर सीरीज होती है, फूरियर सीरीज में अलग अलग कंपोनेंट से इनका क्या रोल होता है, क्या बताती है फूरियर सीरीज, क्या बताती है फूरियर सीरीज में? लिखते हो ना ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा से अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो क्या चीज बताते हैं ये? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देता है। ऐसे ही फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग पढ़े होंगे एमएससी में, क्यों पढ़ते हैं, क्या काम आता है ये? मोमेंटम जो कन्वर्जन होता है, एक स्पेस में मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे में सोल्व कर लिया इस तरीके से, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोमेंटम का, या फिर इनका फूरियर लाप्लास, फूरियर सीरीज, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, इनका सिग्निफिकेंस भी पूछा गया है कि कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे समझाओगे? कोई फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है, फिजिक्स बैकग्राउंड का नहीं है, उसको कर्ल डाइवर्जेंस इनके बारे में कैसे समझाओगे? आपको ये भी बताना है कि ये क्या चीज़ को बताते हैं और उसका कोई एग्जाम्पल देके समझाना है। तो क्वेश्चन तो लगभग सभी पेपर से पूछे जाते हैं। ये हो सकता है कि किसी पेपर स्पेशल का हो कोई एक्सपर्ट, तो वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बाकी से कम पूछता है। यदि इंटरव्यू में ऐसा लगे आपको, क्योंकि पहले दिन इंटरव्यू था, अंजू का भी था, कमल सर है उनका भी था, काफ़ी लोगों का था, तो हर कोई ऐसे टेंशन में आ रहा था कि कुछ आ ही नहीं रहा, उनको पूछा ही ऐसा गया था, क्वेश्चन ही ऐसे थे उनके। लेकिन जितने सब क्वेश्चन पूछने वाले एक्सपर्ट्स है वो मार्किंग उतनी अच्छी करते। उस दिन के जो मार्क्स थे, मैक्सिमम लोग जो सेलेक्ट हुए थे उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो क्वेश्चन नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप उनको रिक्वेस्ट कर लेना कि सर मैं ये पढ़ के आया हूँ या इस डायरेक्शन में पढ़ के आया हूँ, और एक पेपर के लिए वो मना कर दे, मान लो एक्सपर्ट को उस पेपर का करंट में ज़्यादा वो पूछना नहीं चाहे, तो आप 2 पेपर बता देना कि इसके अलावा ये भी पढ़ के आए, इससे भी पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहो। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। दिनेश जी यहीं पे आप लोगों के सामने है, तो पूछना चाहिए ना। अब उनके बैठने के बाद पूछ रहे हो,
दिनेश थोड़ा सा आप खड़े होंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल पूछना चाहिए, अब फिर बाद में आप लोग हमसे पूछोगे कि इसका क्या है, अभी तो आप लोगों ने काम करते बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हो। कई सारे लोग दूसरे जॉब से भी आते हैं, उनको भी पूछते हैं कि प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हो। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या आंसर होना चाहिए? कुछ सोचा तो होगा आप लोगों ने भी कि हाँ ये आंसर हम दें। यदि मान लो अभी आपका इंटरव्यू और पूछा जाए, कल शायद सर ने पूछा भी होगा, कुछ सोच रखा है? हाँ। क्या हो जाती है? तो वो तो और बाकी जो में भी होती है, वो तो आप साइंटिस्ट बनते हो तो उसमें भी होती है, रिसर्च में भी होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूथ से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, नए साथियों से मिलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो स्कूल टीचर्स के बारे में जनरली सुनते हैं कि कंजूस होते हैं, पैसे खर्च नहीं करते। उनकी गलती नहीं है, वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें रहते हैं, उनको वो अपने आप को उसी के अनुरूप बना लेते हैं। तो इस जॉब में आने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि यूथ के बीच में रहते हैं, हमेशा अपने आप को यूथ मानते हैं। और ये वो लोग हैं जो इनको यदि सही डायरेक्शन दी जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन यूथ्स को डायरेक्शन देने का और अपने आप को यूथ फील करने के लिए इस जॉब में आना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो इंटरव्यू में जनरल है, कुछ चीज़ें लगभग सभी से पूछते हैं। जॉब में जो जाते हैं उनको जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि हाँ आप तो ऑलरेडी टीचर हो, टीचिंग ही अच्छी लगती है, तो फिर क्यों कॉलेज में आना चाहते हो, आपकी जगह एक सीट खाली भी होगी। तो उनसे भी पूछे जाते हैं। तो आपको आपका आंसर है वो ये भी बताना है कि स्कूल टीचिंग के अंदर रिसर्च का बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के साथ, स्कूलिंग के साथ में हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, जबकि कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हम टीचिंग के साथ में रिसर्च भी कर सकते हैं। भले ही करे कुछ भी नहीं, पर बताना तो उसी तरीके से है। क्योंकि अभी पता नहीं सर बोलते कि रिसर्च करते कहाँ, तो मैंने पहले ही बोल दिया ये। और कोई क्वेश्चन? क्या चीज? यदि आप पीएचडी कर रहे हो, जॉब है तो वो बता सकते हो, नहीं है तो आप बता सकते हो कि मैं इसी की तैयारी कर रहा था, आरपीएससी की तैयारी कर रहा था। जो भी आपकी फैमिली कंडीशन है उनका बारे में बता सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हुआ था पीएचडी में, लेकिन इस वजह से मैं जा नहीं पाया। पीएचडी के लिए लंबा टाइम चाहिए था, जबकि जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, इसलिए जॉब जल्दी चाहिए था। तो मैंने पीएचडी को ड्रॉप करके और ये ज्वाइन करना ज़्यादा उचित समझा। तो उसका आप ये आंसर बता सकते हो, या जो भी आपके साथ कंडीशन हो। कोई मान लो और कोई ऐसी परिस्थिति रही हो, लॉकडाउन की वजह से आप नहीं जा पाए हो, तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि बीच में 2 साल कहीं जा ही नहीं सकते थे, तो आपने उस चक्कर में ज्वाइन नहीं किया, ऑनलाइन लिया नहीं हो एडमिशन, तो वो बता सकते हो। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। और दिनेश जी को आज मैंने पहली बार बोलते हुए सुना है एक्चुअली। इतना धारा प्रवाह और इतना बढ़िया बोलते हैं बच्चे। हमेशा इनके पढ़ाए हुए बच्चे कुछ हमारे पास, अभी मेरे पास पढ़ते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि दिनेश जी ऐसे बोलते हैं, दिनेश जी ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज मैंने पहली बार, हमेशा दिनेश से बस ऐसे कैजुअल बातें ही हुई हैं, तो वो तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने दिनेश जी को बहुत ही बढ़िया से फॉर्मली और बहुत धारा प्रवाह बोलते हुए सुना है। बहुत ही अच्छा आप लोगों को कोर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ टीचर्स, कल भटनागर जी, नागाव जी ने भी आपको बहुत अच्छा बताया, लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप लोगों को वास्तव में चाहिए था, अभी जो भय आप लोगों के अंदर है उसको दूर करने का सबसे ज़्यादा जो नुस्खा है वो दिनेश जी ने ही अवेलेबल कराया है आप लोगों को। मेरे को लगता है मोटा मोटा जहाँ तक क्वांटम तो पूरी रिविजन करवा दिया है, न्यूक्लियर का भी रिवीजन हो गया है, और कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूरा पूरा लगभग निकल जाए। तो 3 सब्जेक्ट तो ये मान लीजिए कि आप मोटा मोटा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है इन 3 सब्जेक्ट्स के वो आप लोगों को मिल गए हैं। अब आप उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करते हैं, दैट डिपेंड्स ओनली अप टू यू।
आप पे निर्भर है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपसे यही पूछे जाएंगे जो इन्होंने बताए हैं, और ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो इन लोगों से पूछे गए। तो बस आप उनका आंसर कैसे देते हैं, सब बच्चे आप में से इसका आंसर देंगे, लेकिन सब अलग अलग तरीके से देंगे, तो आपको अच्छे से आंसर देना है। तो दिनेश जी ने जो अपना बहुमूल्य समय और एक ही विनती पे निकाल लिया है, उसके लिए स्पेन एजुकेशन पूरा परिवार और आप सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम इनसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी ये अपना आशीर्वाद आप पे और इस परिवार पे बनाए रखेंगे, और जब भी हम याद करेंगे तो जरूर आएंगे। धीरे धीरे देखो ऑफिसर्स या प्रोफेसर्स जो भी है, समय जैसे जैसे गुजरता है शेड्यूल बिजी बिजी, और फिर एक दिन इतना बिजी हो जाता है कि बहुत ये कमेटी वो कमेटी, तो धीरे धीरे इनका भी बहुत शेड्यूल बिजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप हमसे मिलते रहें, जब भी हम निवेदन करें तो आप जरूर आएँ।